हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एपीजेई क्लासेस में। मैं आलोक पाठक, आप सबका मेंटोर, फिजिक्स टीचर एट एपीजेई क्लासेस। तो आज की जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, चाहे यूनिफॉर्म हो नॉन यूनिफॉर्म हो, तो क्या होगा उस केस में। तो मैं स्टार्ट करेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से, फिर उसके बाद देखेंगे नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो अपना पहला टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल in an external electric field, external uniform electric field, external सबसे पहले करते हैं एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो तो क्या होगा। ठीक है बच्चों, जैसा कि जब मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ाया था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ाई थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो एक दूसरे के पैरेलल ड्रॉ होती हैं। तो एक हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्या होंगी एक दूसरे के पैरेलल। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल ड्रॉ करी जाती हैं। हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ सेम होगा और वो मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना है, E है। अब अपना हम एक डाइपोल ले लेते हैं, डाइपोल यहां पे अपना माइनस का Q, यहां अपना प्लस का Q, और इसको ज्वाइन कर देते हैं। दिस इज आवर A एंड दिस इज B। ठीक है, ये AB है और टोटल डिस्टेंस कितना है इसका, टोटल डिस्टेंस है इसका 2A डिस्टेंस है टोटल। अब बच्चों जैसे ही हम इस डाइपोल को एक एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड में आते ही ये चार्ज पे एक फोर्स लगेगा इधर की तरफ QE, इस पे एक फोर्स लगेगा इधर की तरफ QE। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि जब पॉजिटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है, और जब नेगेटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। ठीक है, तो फोर्स हमें मिल गया। तो पहले हम लिख लेते हैं, लेट अस कंसीडर an electric field of strength capital E। ठीक है, a dipole electric dipole, an electric dipole of dipole moment P is placed in electric field। तो जैसे ही रखेंगे तो चार्जेस या फिर चार्ज will experience a force F इक्वल्स टू कितना, QE। ठीक है, ये F1 मान लेते हैं, QE along E, और एक फोर्स लगेगा अपना F2 मान लेते हैं, दिस इज लेट, ये अपना F1 है, इसे लेट कर लेते हैं F2, और F2 एक मान लेते हैं, F2 इक्वल्स टू QE, और डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट ऑफ E के अपोजिट डायरेक्शन। तो अगर देखें तो F1 और F2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो क्या लिखेंगे, सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस आर इक्वल एंड direction is opposite to each other, acting parallelly act कर रहा है, तो इसलिए hence it will constitute
टॉर्क, टॉर्क कंस्टिट्यूट करेगा, ये कंस्टिट्यूट टॉर्क। और टॉर्क क्या होता है बच्चों? टॉर्क जो होता है वो होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब फोर्स कितना है यहाँ पे? QE है, फोर्स कितना है? QE। तो टॉर्क जो होगा वो अपना हो जाएगा QE इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कैलकुलेट कर लेते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है। देखिए एक फोर्स ये है, इसको अगर मैं इधर पीछे की तरफ एक्सटेंड करूं तो दूसरे फोर्स से यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल देता हूं। मान लीजिए ये O है, ये A है और ये B है, तो ये OB जो होगा, ये OB जो होगा वो आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। तो क्या लिखेंगे? इन ट्राइंगल OAB cos थीटा, दिस इज द एंगल थीटा। थीटा वो एंगल है, थीटा वो एंगल है जो कि ये बना रहा है किसके साथ? किसके साथ? इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में अपना ये एंगल है। तो cos थीटा क्या हो जाएगा? बेस सॉरी cos थीटा नहीं, sin थीटा लेंगे यहाँ पे। sin थीटा क्या आ जाएगा अपना? sin थीटा जो आ जाएगा वो आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। दिस इज परपेंडिकुलर या हाइपोटेन्यूज, तो OB अपॉन में 2a, तो OB क्या आ जाएगा अपना? 2a cos थीटा। इसलिए अपना जो टॉर्क होगा वो जाएगा QE इनटू में 2a नॉट cos थीटा sin थीटा, 2a sin थीटा। तो बच्चे Q इंटू 2a क्या हो जाएगा? डाइपोल मोमेंट। तो टॉर्क क्या लिख सकते हैं? PE sin थीटा, PE sin थीटा। ठीक है बच्चों, चलिए नोट डाउन कर लीजिए एक बारी। तो बच्चों टॉर्क क्या आ गया अपना? टॉर्क जो आ गया वो आ गया PE sin थीटा, PE sin थीटा। इसको अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो वेक्टर फॉर्म में क्रॉस प्रोडक्ट होगा। टॉर्क को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो हो जाएगा P क्रॉस E, P क्रॉस। तो अगर अब मुझे P क्रॉस E मिल गया, अगर मुझे टॉर्क का डायरेक्शन निकालना है तो मैं क्या करूंगा? राइट हैंड थंब रूल यूज करूंगा। मान लीजिए इधर से इधर मेरा P है और ये मेरा E है, ठीक है? तो मैं क्या करूंगा? P पे अपना उंगलियों को रखूंगा और E की तरफ रोटेट करूंगा। P पे उंगली को रखूंगा, E की तरफ रोटेट करूंगा। ये जो थंब है, ये थंब जो है टॉर्क का डायरेक्शन बताएगा। टॉर्क का क्या बताएगा? डायरेक्शन, कि टॉर्क किधर लगना है, टॉर्क किधर लगना है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया PE sin थीटा। आगे देखते हैं। अब अगर थीटा जो है आपका डिफरेंट वैल्यू आ जाए थीटा की, अभी कि अगर थीटा जो है आपका if थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, अगर आपकी थीटा 0 डिग्री हो जाए तो क्या होगा? टॉर्क क्या हो जाएगा? PE sin 0। sin 0 कितना होता है? 0। तो टॉर्क क्या आ जाएगा? 0 डिग्री, सॉरी 0 डिग्री नहीं, टॉर्क 0 आ जाएगा एंड दैट इज मिनिमम टॉर्क। दिस इज द मिनिमम टॉर्क एक्सपीरियंस बाय अ डाइपोल। वही अगर थीटा आपका 180 हो जाए, ठीक है, थीटा 180 हो जाए, तब भी टॉर्क क्या हो जाएगा? PE sin 180, sin 180 is also 0, तो टॉर्क फिर से क्या आ जाएगा? 0, मिनिमम टॉर्क ही रहेगा। अगर आपका थीटा जो है वो 90 डिग्री हो जाए, मतलब क्या है? ये परपेंडिकुलर हो जाए इलेक्ट्रिक फील्ड के। यहाँ पे थीटा 0 होने का मतलब P is parallel to E, P E के पैरेलल है। यहाँ पे P जो है वो एंटी पैरेलल है E के, एंटी पैरेलल। और थीटा 90 मतलब क्या है? कि P जो है वो परपेंडिकुलर है E के। ठीक है, जब P E के परपेंडिकुलर हो जाएगा तो क्या होगा? टॉर्क जो आएगा आपका वो आ जाएगा PE sin 90, और sin 90 कितना होता है? 1। तो टॉर्क क्या आ जाएगा? PE। दिस इज योर मैक्सिमम टॉर्क। इस पोजीशन पे उसको मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। ठीक है,
अब थीटा जीरो होने का मतलब पैरेलल है, तो पैरेलल में टॉर्क क्या हो जाएगा जीरो, एंटी पैरेलल में टॉर्क क्या हो जाएगा जीरो। टॉर्क जीरो होने का मतलब इक्विलिब्रियम हो गया। क्या हो गया? इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम दो तरह का होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये दोनों ही केसेस में इक्विलिब्रियम में रहेगा, लेकिन दो तरह का इक्विलिब्रियम होता है, स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कूलॉम्स लॉ के क्वेश्चन में। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है बता दूं कि जब आप उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से शिफ्ट करो, थोड़ा सा उसे इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा शिफ्ट करो, और अगर वो वापस से इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ आता है तो वो कहलाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर उसे हम इक्विलिब्रियम से थोड़ा शिफ्ट करते हैं और वो इक्विलिब्रियम के डायरेक्शन में नहीं आने के बजाय उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, तो उसे हम बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो जब थीटा जीरो होता है तब क्या होता है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब क्या होगा? देखिए मतलब क्या होगा कि अगर आपके पास इसको आप अगर इक्विलिब्रियम में रखो, मान लीजिए कि ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लीजिए कि ये अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसी में हमने यहां पे पैरेलली जो है हमने डाइपोल रख दिया, ये डाइपोल है। अब इस डाइपोल का इधर की तरफ डाइपोल मोमेंट होगा P। इसको अगर मैं थोड़ा सा शिफ्ट करूं, ऐसे शिफ्ट कर दूं, मान लो ऐसे शिफ्ट कर दूं, दिस इज थीटा, इधर हो गया अपना P और इधर है अपना E, ठीक है। तो ये क्या होगा? रोटेट होगा वापस से किधर? इक्विलिब्रियम की तरफ। अगर इसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में शिफ्ट करोगे तो इस पे एक टॉर्क लगेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इधर की तरफ आएगा। सिमिलरली अगर ये पैरेलल होने के बजाय एंटी पैरेलल होता, ये वाला केस अगर होता, एंटी पैरेलल वाला केस होता, तो क्या होता? एंटी पैरेलल के केस में क्या हो जाता? एंटी पैरेलल के केस में क्या होता कि जैसे ही आप इसको शिफ्ट करोगे, यहां पे अपना हो गया प्लस का Q, ये माइनस का Q, अब ये एंटी पैरेलल हो गया, P अब इधर हो गया। अब अगर इसको इधर शिफ्ट कर दूं मैं, इधर के डायरेक्शन में अपना P है और इधर की डायरेक्शन में E है, ठीक है, इधर P है और इधर E है। तो जब मैं शिफ्ट करूंगा, इसे मान लेते हैं थीटा, जब मैं शिफ्ट करूंगा तो अब ये इक्विलिब्रियम में आने के बजाय क्या होगा? उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। मतलब अगर इसे क्लॉकवाइज में अगर मैं शिफ्ट करता हूं तो ये क्लॉकवाइज में ही मूव करेगा, तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं कहलाएगा। कौन सा इक्विलिब्रियम कहलाएगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इसमें हो जाता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। दिस इज द केस फॉर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड दिस इज द केस फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है बच्चों। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों हम लोगों ने ये पढ़ लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब अपना इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा तो क्या होगा? वो एक टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा और उस पर जो नेट फोर्स होगा वो जीरो होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट थे। नेट फोर्स जीरो क्या था? इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। डाइपोल जो है, इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्सपीरियंसेस नेट फोर्स कितना होता है? जीरो, और नेट टॉर्क जो होता है वो नॉन जीरो होता है, नॉट इक्वल टू जीरो होता है। किसमें? यूनिफॉर्म में। जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तब क्या होगा वो देखते हैं। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में क्या होगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगा तब। तो बच्चों जब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगा तो क्या होगा? जैसे मान लीजिए ऐसा है अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसा कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लीजिए, और यहाँ पे एक डाइपोल रखा गया है ऐसे, माइनस का Q प्लस का Q और डिस्टेंस कितना हो गया? 2a। दिस इज अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इधर की तरफ डेंस होता जा रहा है, मतलब इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है स्ट्रेंथ। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है? कम है। तो जो फोर्स होगा यहाँ पे,
एक फोर्स लगेगा F1, वो कितना लगेगा Q E1 मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और एक यहाँ पे फोर्स लगेगा इधर की तरफ F2 इक्वल्स टू क्या आ जाए Q E2। सिंस अगर आप यहाँ पे देखें तो अगर हम यहाँ पे देखें तो E2 जो है वो ग्रेटर देन है E1 के, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है इससे। और मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जब प्रॉपर्टी बताई थी उसमें बताई थी ना भाई, डेंसर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्ट्रेंथ ज्यादा है ना, ज्यादा दूर दूर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्ट्रेंथ कम। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेंस है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, तो इसलिए आपका F2 जो होगा वो ग्रेटर देन होगा F1 के। F2 क्या होगा, ग्रेटर देन F1 क्या होगा, तो नेट क्या हो जाएगा, नेट F2 माइनस F1 हो जाएगा, किधर, टूवर्ड्स F2। तो डाइपोल क्या करेगा, डाइपोल का मूवमेंट होगा, नेट फोर्स इज टूवर्ड्स F2 की तरफ नेट फोर्स लग रहा होगा क्योंकि F2 ग्रेटर, ठीक है। तो जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क भी नॉन जीरो होता है और नेट फोर्स भी नॉन जीरो होता है, मतलब उस पे नेट टॉर्क भी लगता है और नेट फोर्स भी लग रहा होता है जब वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है, ठीक है बच्चों। अब मान लीजिए आपके पास एक वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है E वेक्टर है, मान लो फील्ड हमारे पास दे दिया, ऐसा दे दिया कुछ कि x I कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, मान लीजिए कुछ ऐसा दे दिया इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल के टर्म में, है ना। तो नेट फोर्स कैसे निकलेगा, नेट फोर्स क्या होता है, जो F नेट होता है बच्चों वो याद रखिएगा, F नेट जो होता है वो होता है डेल P डॉट E, डेल ऑफ P डॉट E। डेल इज अ ऑपरेटर, डेल का मतलब क्या होता है बता दूं, डेल का मतलब होता है डेल बाई डेल एक्स ऑफ आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई ऑफ जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड ऑफ के कैप। और ये जो डेल है दिस इज योर पार्शियल डिफरेंशिएशन बच्चों। पार्शियल डिफरेंशिएशन मतलब क्या, जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो बाकी सारे वेरिएबल को कांस्टेंट मानेंगे, जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो बाकी सबको कांस्टेंट, जब z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो z को करेंगे बाकी सबको कांस्टेंट मानेंगे, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से आप इसमें नेट फोर्स निकाल सकते हो। और नेट फोर्स लगता किधर है, नेट फोर्स उधर की तरफ लगता है जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, ठीक है। तो यह लिख लेते हैं, नेट फोर्स x along greater strength of electric field, greater strength of electric field, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होता है उस तरफ जो है नेट फोर्स लगता है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म का केस। तो अब कोई भी क्वेश्चन आ जाए यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म का कि किधर मूव करेगा, डाइपोल रख दिया गया एक नॉन यूनिफॉर्म में, तो है ना, तो आप बता सकते हैं जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा उधर मूव करेगा क्योंकि उधर की तरफ ही नेट फोर्स लग रहा होगा, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, आज हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों ही केसेस डिस्कस करे हमने। यूनिफॉर्म वाले में नेट फोर्स जीरो था, नेट टॉर्क लग रहा था कुछ ना कुछ, वो हमने पी साइन थीटा कैलकुलेट करा था। नॉन यूनिफॉर्म में नेट टॉर्क भी लगता है और नेट फोर्स भी लगता है। नेट फोर्स कैसे निकालते हैं, किधर की तरफ लगता है, वो सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली है आज की क्लास में। तो आज के लिए हम इतने रहने देते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है वीडियो लाइक कर दीजिए, अगर आपको अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंच सके। और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो। थैंक यू सो मच।